जय हिंद, नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार में। साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था आमेर का राजवंश। आमेर का राजवंश में हम पढ़ेंगे साथियों आज मानसिंह को। किसको पढ़ेंगे? मानसिंह को। मानसिंह को हमारा आज का टॉपिक रहेगा। मानसिंह के बारे में आज सारा जो मानसिंह है, इसने कहाँ कहाँ पर सूबेदारी की, इसको कितना जो इसको मनसब दिया गया, कितने वर्षों तक इसने मुगलों की सेवा की, कब से कब तक इसका शासनकाल रहा, कब कहाँ इनका जन्म हुआ और इसको किस प्रकार से सर्वाधिक मनसबदारी दी गई थी, तो सारी जो जानकारी है आज हम इसका देने करने वाले हैं। सभी साथी क्लास को शेयर करेंगे। सभी साथी, अगर जो भी साथी परिवार पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और सभी साथियों के पास में शेयर जरूर करेंगे। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। अब आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे इसमें मानसिंह। अब मानसिंह में साथियों ध्यान रखना है, सबसे पहले आपसे ये अगर पूछा जाए, मानसिंह का जन्म आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए आपसे? जन्म पूछा जाए। यह रहा था 1589 से 1614 तक। कब से रहा था? 1589 से लेकर के 1614 तक। किंतु ध्यान रखना है कि यह अकबर की सेवा में चला गया था 1562 ईस्वी में, जब हरका बाई का विवाह कर दिया था भारमल ने सांभर में। तभी यह 12 वर्ष की आयु में ही किसके पास में चला गया था? यह मुगलों की सेवा में चला गया था, अर्थात अकबर के पास में चला गया था। तो ध्यान रखना है 1589 में तो ये वहां के आमेर की गद्दी पर बैठता है। उसके बाद में यहां से लेकर के 14 तक इनका शासनकाल रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है इनका जन्म 6 दिसंबर 1550 ईस्वी में, 1550 ईस्वी में मौजमाबाद। साथियों ध्यान रखना है, मौजमाबाद। मौजमाबाद कहां पर है? दूदू में है। कहां पर है? मौजमाबाद दूदू में है। तो ध्यान रखिएगा, दूदू में। अब कह सकते हैं इसको सांभर के आसपास, सांभर के आस पास। अब आसपास कौन बताता है? तो ध्यान रखना है साथियों, यह मोहनोत नैणसी के अनुसार, मोहनोत नैणसी के अनुसार, नैणसी के अनुसार। किसके अनुसार? मोहनोत नैणसी के अनुसार। साथियों ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि ये जो मानसिंह था, मानसिंह 12 वर्ष की आयु में मुगलों की सेवा में चला गया था। मुगलों की सेवा में चला गया था। कितनी आयु में? 12 वर्ष की उम्र में यह मुगलों की सेवा में चला जाता है, क्योंकि 1562 ईस्वी में जो हरका बाई का विवाह किसके साथ में कर देता है? भारमल अकबर के साथ में कर देता है। तो ये 12 वर्ष की जो उम्र में ये किसकी सेवा में चला जाता है? मुगलों की सेवा में चला जाता है, अर्थात अकबर की सेवा में चला जाता है। आगे हम चर्चा करते हैं। साथियों ध्यान रखना है कि मानसिंह सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक। सर्वाधिक समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन है? मानसिंह है। ध्यान रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे बात आती है कि जो ये मानसिंह था साथियों, 12 वर्ष की उम्र में तो ये कहां पर चला जाता है? अकबर की सेवा में चला जाता है। और आपको ध्यान रखना है
कि इसके समय ये किस किस के समय रहा था। तो ध्यान रखना है, समय में आपको ध्यान रखना है, ये रहा था अकबर और जहांगीर के समय, जहांगीर के समय ये रहा था। ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अकबर ने इसे 7,000 की मनसबदारी दी तथा राजा या हम कह सकते हैं राजा व फरजंद की उपाधि दी। साथियों ध्यान रखना है, इसमें फरजंद का इसका जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पुत्र या बेटा। क्या होता है? पुत्र या बेटा। तो प्रचंड की उपाधि कौन देता है? अकबर देता है। 7,000 का मनसब देता है। साथियों आगे चर्चा करते हैं कि राजपूत शासकों में सर्वाधिक मनसबदारी किसको मिलती थी? कि मनसबदारी मानसिंह को दी। मुगलों के द्वारा मानसिंह को दी गई। किसको दी गई? मानसिंह को दी गई। साथियों ध्यान रखना है, इसमें राजपूत क्या किया गया कि मानसिंह को दी गई थी। कितनी दी गई थी? 7,000 दी गई थी। तो ध्यान रखना है कि अकबर के दरबार में ऐसे दो ही व्यक्ति थे जिन्हें 7,000 की मनसबदारी दी गई। मनसबदारी दी गई। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं। ऐसे दो ही व्यक्ति थे जिन्हें 7,000 की मनसबदारी दी गई थी मुगलों के द्वारा। अब वो कौन कौन से थे? तो पहला था मान सिंह। कौन था? मान सिंह था। और दूसरा कौन था? दूसरा था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका। तो ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सर्वाधिक जो अकबर के द्वारा क्या की दी गई? मनसबदारी दी गई थी। साथ ही ध्यान रखना है, आगे बात आ जाती है कि मान सिंह ने अकबर के साथ अकबर का 67 युद्धों में साथ दिया था। तो इस कारण अकबर का सबसे विश्वास
पात्र राजपूत राजा मानसिंह था। मानसिंह था। साथियों, नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है कि अकबर और क्या रखना है आपको, नोट लगाकर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है। इसमें नोट लगा करके इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नोट लगाकर आपको ध्यान रखना है कि अकबर व मानसिंह की सर्वप्रथम मुलाकात रतनपुर नामक स्थान पर हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? रतनपुर नामक स्थान पर इनकी सर्वप्रथम मुलाकात होती है। साथियों, ध्यान रखना है, आप सभी को ध्यान रखना है कि इन्हें क्या की गई थी कि सर्वाधिक मनसबदारी तो इन्हें दी गई थी। तो आपको ध्यान रखना है कि बाद में जो मानसिंह था साथियों, इसने जो इनकी जो सेवा की थी इनको साथियों ध्यान रखना है, तो 55 वर्ष तक की थी। तो ध्यान रखना है आप सबको कि मानसिंह ने मुगलों की 55 वर्ष तक की थी। कितने वर्ष तक? 55 वर्ष तक की थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों, आगे बढ़ते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं। अब बात आ जाती है कि मानसिंह का प्रथम अभियान। कौन सा अभियान? मानसिंह का प्रथम अभियान। सभी साथी ध्यान रखेंगे, सभी साथी क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि मानसिंह का प्रथम अभियान था साथियों 1559 ईस्वी में। कब था? 1559 ईस्वी में। गुणंतर में था या गुणंतर में था? शायद वो 1569 ईस्वी में। ठीक है, 1569 ईस्वी में किसके था? तो रणथंबोर अभियान। कौन सा था? रणथंबोर अभियान। कौन सा अभियान? रणथंबोर अभियान। अब रणथंबोर, उस समय रणथंबोर का किला, उस समय रणथंबोर सुरजन हाड़ा के अधीन था। सुरजनहाड़ा के अधीन था। तो ध्यान रखना है कि सुरजनहाड़ा का पराजित करके मानसिंह ने हाड़ा को पराजित करके रणथंबोर पर अधिकार किया। रणथंबोर पर अधिकार किया। किस पर अधिकार किया? रणथंबोर पर अधिकार किया। साथियों, ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि इस अभियान में मानसिंह के साथ
मानसिंह के साथ दादा भारमल भारमल भी साथ थे साथ थे। ध्यान रखना है साथियों, मानसिंह का दूसरा अभियान, मानसिंह का मानसिंह का दूसरा अभियान कौन सा अभियान था? 1572 ईस्वी में 1572 ईस्वी में गुजरात अभियान, गुजरात अभियान पर गया। साथियों ध्यान रखना है कि मानसिंह ने ईडर के शेर खां लोधी को पराजित किया, शेर खां लोधी को हराया। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं कि मानसिंह कब आया था? ये 1572 ईस्वी में। अब आएगा साथियों, ये आएगा, इसका आएगा अब डूंगरपुर अभियान। 15 अप्रैल 1573 इसमें आएगा साथियों यह डूंगरपुर अभियान, डूंगरपुर अभियान, डूंगरपुर अभियान। साथियों ध्यान रखना है, डूंगरपुर अभियान पर कब जाता है? अप्रैल 1573 ईस्वी में। इसमें क्या करता है? यह डूंगरपुर के शासक, डूंगरपुर के शासक आस्करण को पराजित करता है, आस्करण को हराकर संधि करता है, संधि करता है। तो ये साथी ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या करता है? इसको पराजित कर देता है और बाद में दोनों के मध्य क्या हो जाती है? संधि हो जाती है। ध्यान रखना है। आगे चर्चा करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है साथियों, अब आता है यह महाराणा प्रताप से मिलने। कहां से मिलने आता है? महाराणा प्रताप से मिलने। जून का महीना, जून 1573 ईस्वी में 73 ईस्वी में महाराणा प्रताप के पास, या हम कह सकते हैं इसको मेवाड़ अभियान, मेवाड़ अभियान। ध्यान रखना है, इसमें ये क्या आ जाता है साथियों? ये आकर रुकता है यहाँ पर जून 1573 ईस्वी में। ये आता है महाराणा प्रताप के पास में। किसे? ये आता है मानसिंह महाराणा प्रताप से मुलाकात तथा संधि प्रस्ताव लेकर आता है, संधि प्रस्ताव लेकर आता है। ध्यान रखना है, संधि प्रस्ताव लेकर आता है। किंतु क्या होता है कि मानसिंह को
उदय सागर, उदय सागर झील के किनारे, झील के किनारे ठहराया गया, ठहराया, ठहराया गया तथा इनसे मुलाकात के लिए, तथा इनसे मुलाकात के लिए, मुलाकात, मुलाकात के लिए, मुलाकात के लिए अमर सिंह आया था, अमर सिंह आया। अब इसकी क्या घटना होती है साथियों, ध्यान रखना है कि ये इनके लिए जो भोजन एक थाली में इनके लिए भोजन ले जाया गया और बाद में इनको भोजन दिया गया, तो इन्होंने कहा कि आप पहले महाराणा प्रताप को बुलाइए और हम उनके साथ ही क्या करेंगे, भोजन करेंगे। अब जैसे ही इनको ये कहा जाता है तो इनसे मुलाकात करने के लिए कौन चला जाता है, इनका जो महाराणा प्रताप का पुत्र था वो अमर सिंह चला जाता है। अमर सिंह के साथ में कुछ सैनिक और भी गए थे। तो कहता है कि पिताजी की अब क्या होती है, वो बीमार से चल रहे हैं, उनकी थोड़ी सी तबीयत क्या नहीं है, सही नहीं है, तो वो आ नहीं सकते, वो अब आने की हालत में नहीं है। कि फिर वो सारी जो घटना होती है वो मान सिंह समझ जाता है कि महाराणा प्रताप उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते, क्योंकि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, इसीलिए जो उनसे जो मान सिंह से महाराणा प्रताप मिलना नहीं चाहते थे। और वो किसी भी प्रकार से मुगलों से कोई साझा नहीं करना चाहता था महाराणा प्रताप। तभी तो कहा जाता है उसको कि वही हल्दी घाटी का शेर था जिसे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप कहा जाता है, भारत का वीर पुत्र कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक उसे कहा जाता है साथियों। तो ये आप सभी किसको कहा जाता है, महाराणा प्रताप को कहा जाता है। उन्होंने युद्ध के लिए अपना सारा जीवन समर्पण कर दिया था, किंतु कभी मुगलों की अधीनता, कभी मुगलों की दासता को स्वीकार उन्होंने नहीं किया था। जब तक जिंदा रहा था तब तक मुगलों को अधिकार करने नहीं दिया था। बाद में जब युद्ध हल्दी घाटी का जब महासंग्राम हुआ तब इसमें महाराणा प्रताप पराजित हो जाते हैं और उन महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के क्षेत्र से जब वो बाहर चले जाते हैं, बाहर आने के बाद में वो कुंभलगढ़ आते हैं। कुंभलगढ़ में एक जोधपुर का व्यक्ति साथियों पाव सिंह, तब वो हल्दी घाटी से कुंभलगढ़ की तरफ गए तो उनके समय उनकी सहायता उन्होंने की थी साथियों। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है। हम बात करेंगे तो पहले हम मान सिंह की बात कर लेते हैं। तो इनसे मुलाकात करने के लिए कौन आया, अमर सिंह आया था। अब क्या हो जाता है, अब इस प्रकार से सारी जो घटनाएं थी, जो अमर सिंह इनको सुना देता है कि पिताजी की अभी तबीयत सही नहीं है, वो आपसे मिलना नहीं चाहते हैं, वो आने की स्थिति में नहीं है। मान सिंह सारी घटना समझ जाता है। मान सिंह यहां से बिना भोजन किए, बिना भोजन किए नाराज होकर वापिस चला जाता है, वापिस चला जाता है। तब वो वापस लौट रहा था, तब एक सैनिक ने कहा था कि जब मान सिंह को कि जब आप अगली बार आए तो अगली बार अपने फूफा को भी साथ में लेकर आना। इस बात से वो और ज्यादा चिढ़ गया और जैसे ही वो चिढ़ा और अकबर के पास में गया और वहां से कहा कि तब भी मेवाड़ पर आक्रमण का समय आए तो सबसे पहले अवसर मुझे दिया जाए। क्यों दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा जो वो अपमान हुआ तो उसका वो बदला लेना चाहता था महाराणा प्रताप से किसी भी प्रकार से। तो साथियों ध्यान रखना है कि वो नाराज होकर वापस किसके पास में चला जाता है, अकबर के पास में चला जाता है। साथियों इसने कहा, क्या कहा, अकबर के पास पहुंचकर, अकबर के पास पहुंच कर जब भी मेवाड़ व महाराणा प्रताप के विरुद्ध
महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण किया जाए, आक्रमण किया जाए तो सर्वप्रथम अवसर मुझे दिया जाए, सर्वप्रथम अवसर मुझे दिया जाए, मुझे दिया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा आगे ध्यान रख लेना है। बात करते हैं साथियों आगे। अब यहां से जाने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि इसे 1574 ईस्वी में 1574 ईस्वी में मानसिंह को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्रों में नियुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है साथियों, हल्दी घाटी के युद्ध में आता है 1576 ईस्वी में। आप सभी को ध्यान रखना है 18 जून 1576 ईस्वी में अकबर की तरफ से 5000 सैनिकों के साथ में 5000 सैनिकों के साथ में हल्दी घाटी के मैदान में, हल्दी घाटी के मैदान में आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ध्यान रखना है महाराणा जो मानसिंह था, मानसिंह के हाथी का नाम क्या नाम था? मर्दाना हाथी। क्या नाम था? मर्दाना हाथी। साथियों ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है मर्दाना हाथी। और आपको पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का हाथी, महाराणा प्रताप का हाथी, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद। साथियों ध्यान रखना है, अकबर ने इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया था। पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है, तो क्या नाम कर दिया था? इसका नाम बदलकर पीर प्रसाद इसका नाम कर दिया था। साथियों ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करते हैं। आगे बात आती है कि अकबर का घोड़े का नाम क्या था? अकबर का ध्यान रखना है सवाई। क्या नाम था? सवाई।
ठीक है। अकबर की बंदूक, बंदूक आपसे पूछी जाए, बंदूक आपसे पूछी जाए तो उसका नाम था संग्राम। क्या नाम था? संग्राम। ये भी आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी का युद्ध, आपको उपनाम में लिखा देता हूं हल्दी घाटी के क्या क्या उपनाम है। हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम, उपनाम साथियों ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, इसे ध्यान रखना है। हल्दी घाटी को इसको कहा जाता है साथियों, इसको क्या क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी युद्ध को साथियों ध्यान रखना है, इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसे कहा जाता है। और वीर योद्धाओं का तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। और इसे कहा जाता है बनास का युद्ध इसे कहा जाता है। और बनास का युद्ध इसे कहा जाता है साथियों। गोकुंदा का युद्ध इसे कहा जाता है। बनास का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध इसे कहा जाता है साथियों। ये सब जो नाम है, वीर योद्धाओं की तीर्थ स्थल इसे कहा जाता है। रक्त तलाई इसे कहा जाता है। जिहाद गुरु का युद्ध इसे कहा जाता है। और आपको ध्यान रखना है लोसिंग होसिंग गांव का युद्ध भी इसे कहा जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इसे निर्णायक युद्ध इसे कहा गया था। आप सभी को पता है, ध्यान रखना है ये बातें। तो क्या क्या नाम है इसे? गोकुंदा का युद्ध, गोकुंदा का युद्ध इसे कहा गया। इसे कहा गया साथियों, इसे बनास का युद्ध, बनास का युद्ध इसे कहा गया। क्या कहा गया? बनास का युद्ध इसे कहा गया। और दूसरी हम बात करते हैं, इसे कहा गया था साथियों, दूसरी तरफ इसे गोकुंदा का युद्ध कहा गया था, बनास का युद्ध इसे कहा गया। और इसे कहा गया था वीर योद्धाओं का, वीर योद्धाओं का तीर्थ स्थल इसे कहा गया था। क्या कहा गया था? तीर्थ स्थल इसे कहा गया था। साथियों ध्यान रखना है, तीर्थ स्थल कहा गया था। और आप सभी को पता है कि इसे और क्या कहा गया था? अनिर्णायक युद्ध कहा गया। अनिर्णायक युद्ध किसने कहा? अनिर्णायक युद्ध, ध्यान रखना है, गोपीनाथ शर्मा ने, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया। मेवाड़ की थर्मोपल्ली इसे कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ठीक है। हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। महाराणा प्रताप को क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। लिख सकते हैं आप इसको भी। हल्दी घाटी का शेर, हल्दी घाटी का शेर किसे कहा जाता है? महाराणा प्रताप को कहा जाता है साथियों, ध्यान रखना है। अब आगे चर्चा करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है साथियों, जो ये मानसिंह था साथियों, यह है हमारा क्या है? राजस्थान। यह है हमारा छोटा सा एक राजस्थान है। यह है हमारा छोटा सा एक राजस्थान। यहाँ पर पड़ता है साथियों अजमेर। अजमेर में एक दुर्ग है, मैगजीन का दुर्ग। कौन सा है? जिसे अकबर का किला कहा जाता है, मैगजीन दुर्ग। अब यहां पर पड़ता है मांडलगढ़। यहां पर पड़ता है हल्दी घाटी। यहां पर पड़ती है हल्दी घाटी। ये आपको ध्यान रखना। पहले जो मानसिंह था साथियों, यहां आया। कहाँ आया? यहां पर आया। यहां पर अपनी सेना को रणनीति, युद्ध की रणनीति बनाई,
तैयार की और अपनी सेना को यहाँ पर तैयार किया, और यहाँ से आकर के यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आकर के अपनी सेना का प्रशिक्षण किया था। ध्यान रखना है, मान सिंह ने अपनी सेना को प्रशिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया। ठीक है, क्या दिया था, प्रशिक्षण दिया था। और बाद में यह होता हुआ कहां पर आ जाता है, हल्दी घाटी के मैदान में आ जाता है। और ध्यान रखना है 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है, युद्ध। साथियों ध्यान रखना है, इसे क्या कहा जाता है, हल्दी घाटी को ध्यान रखना है, इसे खमनोर का युद्ध भी कहा जाता है। खमनोर का युद्ध। ठीक है, तो खमनोर का युद्ध भी इसे कहा जाता है। साथियों ध्यान रखना है, आगे इसमें हल्दी घाटी में एक तरफ तो मुगल आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएगा। तो अब इसमें जो महाराणा प्रताप की पराजय का कारण लिखेंगे आप सबसे पहले तो। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय का कारण, पराजय का कारण एक मुगल सैनिक के द्वारा झूठी अफवाह फैलाई गई कि एक विशाल सेना के साथ, एक विशाल सेना के साथ स्वयं बादशाह युद्ध के लिए आ रहे हैं, युद्ध के लिए आ रहे हैं। इस तरह से इसकी जो झूठी अफवाह यहां पर फैलाई जाती है। तो सभी साथी एक बार इनको नोट करेंगे, फिर आगे चर्चा करते हैं। किंतु आप सभी को ध्यान रखना है कि मानसिंह का इस युद्ध में मुख्य उद्देश्य मानसिंह का इस युद्ध में मुख्य उद्देश्य महाराणा प्रताप को पकड़ना, महाराणा प्रताप को पकड़ने में मानसिंह असफल रहा तथा पराजित हुआ।
पराजित तो ये पहले सा होदने हाथी का जो होदा होता है वो बैठने का, उसमें छिप कर बैठ गया था। जब महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया तो ये कि भाले की जो वो कि होंदे में छिप गया था, इस कारण ये बच गया था। और जो मानसिंह का जो हाथी था उसकी सूंड पर जो तलवार लगी हुई थी हाथी की सूंड पर, तो उसमें वो चेता के था घोड़ा था महाराणा प्रताप का, तो उसकी जो टांगे थी, उसके जो वहाँ का पैर था वह कट जाता है, इस कारण जो घोड़ा थोड़ा सा घायल हो जाता है, इस कारण महाराणा प्रताप युद्ध क्षेत्र से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को ये पकड़ नहीं पाया, इस कारण अब ध्यान रखना है कि बदायूं के हल्दीघाटी युद्ध का हल्दीघाटी हल्दीघाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन मुनखतराव उल त्वारिक त्वारिक में अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। ठीक है, यह तक आपको ध्यान है। मुनखाव लिख सकते हैं आप इनको, मुन 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 मुनखराव मुनंत, अरे ऐसा ही नाम है इसका, मुनतराव। यह ध्यान आप सही कर लेना, तो देखकर एक बार इसको। ठीक है, तो इसमें इसका जो वर्णन यहाँ पर किया गया था। अब आगे तो बढ़ते हैं हम मानसिंह को, या इस कहें कि बदायूं के बदायूनी के भड़काने पर अकबर ने मानसिंह का मनसबदारी 5,000 कर दी और दरबार में आने पर रोक लगा दी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करें, साथियों ध्यान रखना है 1500 से लेकर के 1500, हम बात करें 1581 या 81 से लेकर 1587 तक, 1587 तक साथियों ध्यान रखना है, 86-87 तक उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांतों में, या 86-87 तक, 86-87 तक उत्तर पश्चिम प्रांतों में हो रहे विद्रोह का दमन किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है
कि मानसिंह का जो काबुल अभियान रहता है वो 81 से लेकर के 87 के मध्य का ही रहता है। ध्यान रखना है, मानसिंह का काबुल अभियान, मानसिंह का काबुल अभियान 1581 से लेकर के 1587 तक, 1587 तक। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि काबुल के हाकिम खां को पराजित करके 5 यवन काबिलों पर अधिकार कर लेता है, साथियों ध्यान रखना है, किस पर अधिकार कर लेता है? 5 यवन काबिलों पर यह अधिकार कर लेता है। साथियों देखना है, अकबर इनसे खुश होकर आमेर की ध्वजा को पंचरंगा व मानसिंह का स्थायी 5000 का मनसब कर देता है। ये आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं फिर। साथियों अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मानसिंह लाहौर से एक कला लेकर आता है साथियों। उसका क्या नाम है? उसका नाम है ब्लू पोट्री कला। कौन सी है? मीनाकारी कला, ब्लू पोट्री कला। लाहौर से ब्लू पोट्री कला लेकर आता है। साथियों ध्यान रखना है, अब बात करूं मैं ब्लू पोट्री की। किसकी बात करता हूं? ब्लू पोट्री की। ब्लू पोट्री कला। अब जो ये ब्लू पोट्री कला है साथियों, आपसे पूछा जाए इसका उद्गम पर्सिया ईरान से, दमश्क पर्सिया कह सकते हैं इसको, ईरान। अभी यहां से लेकर कौन आया साथियों? ईरान से लेकर आया इसको अकबर। अकबर कहाँ लेकर आया इसको? अकबर लेकर आया इसे लाहौर। कहाँ लेकर आया इसे? लाहौर। कहाँ लेकर आया? लाहौर में लाठी पड़ी थी लाला लाजपत राय को। ध्यान रखना है
कि लाठी किसको पड़ी थी? लाला लाजपत राय को पड़ी थी। किसके कारण पड़ी थी? तो साइबर कमीशन के विरोध के कारण पड़ी थी। तो ध्यान रखना है कि लाहौर में लाठी पड़ी थी लाला लाजपत राय को, जिसे पंजाबी बहादुर कहा जाता है साथियों। ध्यान देकर लाहौर लेकर आया। अब लाहौर से कौन लेकर आया? मान सिंह लेकर आया। कौन लेकर आया? मान सिंह लेकर आया। और ये कहाँ लेकर आया? आमेर लेकर आ गया। कहाँ लेकर आ गया? ये आमेर लेकर आ गया। ये साथियों आपको ध्यान रखना है। अब साथियों एक कला और आती है, जैसे कि एक मीनाकारी कला आ गई, तो एक कला और आती है, उसका नाम है मीनाकारी कला। मीनाकारी कला यह भी कौन लेकर आया था? यह भी मानसिंह लेकर आया था। कौन लेकर आया था? मानसिंह लेकर आया था। यह भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो राजस्थान में मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये कहाँ की हो जाएगी? जयपुर की हो जाएगी। ये साथियों आपको ध्यान रख लेना है। हम बात करते हैं तो नोट लगाकर आप सभी को ध्यान रखना है, नोट लगाकर लिखना है। ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री आपको ध्यान रखना है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। कोटा की प्रसिद्ध है साथियों। ध्यान रखना है साथियों, एक जो ब्लू पोट्री जो आती है, ब्लू पोट्री मशीनों के द्वारा तैयार की जाने वाली, मशीनों के द्वारा तैयार की जाने वाली, कहाँ की है? बुलंदशहर, बुलंदशहर की। बुलंदशहर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। साथियों ध्यान रखना है, कहाँ है? बुलंदशहर में एक गांव पड़ता है छोटा सा, तो वो वहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये भी आपको थोड़ा सा क्या करना है? ध्यान रख लेना। अगर आपसे कोई बाई चांस अगर अदरक पूछा जाए, अगर आप जब केंद्रीय लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उस समय अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है आगे मानसिंह का बिहार अभियान। बिहार अभियान, ये ध्यान आपको रखना है। कब से कब तक रहा था? 1587 से 1594 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है। साथियों ध्यान रखना है, 1587 ईस्वी में क्या किया गया था? मानसिंह को 1587 ईस्वी में मानसिंह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। सूबेदार नियुक्त किया गया। साथियों ध्यान रखना है, आगे हम चर्चा करते हैं। 15 फिर बाद में इन्होंने जो वहाँ के जो शासक थे, हम कह सकते हैं कि गिंदौर का एक शासक था साथियों, उसका नाम था पूर्णमल। क्या नाम था? तो ध्यान रखना है कि गिंदौर के शासक पूर्णमल को पराजित किया। ठीक है, ये आपको ध्यान
रख लेना है। साथियों ध्यान रखना है कि 1589 ईस्वी में भगवंत दास, या हम कह सकते हैं बक्कू दास, ये कौन था? मानसिंह के पिता, मानसिंह के पिता की मृत्यु का समाचार मिला। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है थोड़ा सा। इसके बाद में हम बात करें 1580 में मानसिंह का या हम कह सकते हैं जनवरी मानसिंह का बिहार, वहीं पर बिहार में ही, बिहार या आपको मिल जाएगा बंगाल में राज्याभिषेक किया गया, राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि फरवरी 1580 ईस्वी में मानसिंह का आमेर में औपचारिक राज्याभिषेक किया गया। औपचारिक राज्याभिषेक किया गया। ठीक है, यहां पर क्या किया जाता है? इनका औपचारिक राज्याभिषेक इनका किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है कि इन्होंने उड़ीसा के मानसिंह ने उड़ीसा के लक्ष्मी नारायण को पराजित करके, लक्ष्मी नारायण को पराजित करके अक्सा देवी से विवाह किया। विवाह है किया। कहा जाता है कि मानसिंह के 1500 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 1500 रानियां थी। किसके थी? वो मानसिंह के थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। ये कहा जाता है कि इसके 1500 रानियां थी। साथियों ध्यान रखना है आपको कि यहां पर लक्ष्मी नारायण ने रामचंद्र आएगा, सॉरी यहां पर आएगा रामचंद्र को पराजित करके अक्सा देवी से इसमें विवाह किया था। साथियों ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि उड़ीसा में मानसिंह ने उड़ीसा में नासिर खां व कतलू खां को पराजित किया। साथियों ध्यान रखना है कि इसमें नासिर खां और कतलू खां यहाँ पर कतलू खां को क्या किया था? पराजित किया था। यह आपको ध्यान रखना है। साथियों ध्यान रखना है कि
अब आपको ध्यान रखना है इसमें थोड़ी सी एक और, 1594 में, 94 में मान सिंह को बंगाल की सूबेदारी दी गई। बंगाल की क्या दी गई, इन्हें सूबेदारी दी गई थी, सूबेदारी दी गई थी साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है साथियों यहीं तक रहेगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। सभी साथियों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी साथी क्लास को शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।